100 साल पहले तक भारत का पहली बार भारतीय कालगणना के अनुसार लाखों साल के इतिहास में, यूरोपीय कालगणना के अनुसार 50,000 साल के इतिहास में पहली बार भारत का खंड खंड हुआ है। आज से ये 100 साल के भीतर तो मैंने पहली बार कही भारत दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था, सबसे धनी राष्ट्र था, क्योंकि सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर था। क्यों? क्योंकि हमारी धरती दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ धरती है एक, और जो हमारा जलवायु है वो 2 या 3 फसल देता है। इसके कारण भारत आज से 100 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर राष्ट्र है। केवल एक उदाहरण, हर 10 किलोमीटर पर आपके यहाँ चीनी मिलें बनी थी जब इस इलाके में अंग्रेज थे, और वो चीनी मिल बनाने कोई चीन से, जापान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से नहीं आया था। ये देश के रूप में तब उपस्थित ही नहीं थे। ये सारी चीनी मिलें भारत के धन से, भारत की पूंजी से, भारत की उद्यमशीलता से, भारत के इंटरप्रेन्योर से, अंग्रेजों के हमारे छाती पर बैठने के बावजूद इसी क्षेत्र में बना था। तीसरी बात, भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था, और इस कारण से भारत का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और कमोडिटीज यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में जाता था। पूरी दुनिया को कपड़ा पहनाने का काम अकेला भारत करता था। इसका परिणाम क्या था? भारत में सोने चांदी की खदानें बहुत कम है। दुनिया भर का सोना चांदी कम से कम यूरोपीय साक्ष्य के अनुसार 50,000 साल से लगातार भारत आ रहा था, आज से 100 साल पहले तक। और जो अभी एक 10-15 साल पहले एक अनुमान आया है, आज के दिन में भी जब अंग्रेज इस देश से बहुत सोना ले गए, और 1947 से लेकर 2014 तक जो आंकड़े हैं कि विदेशी बैंकों में हमारे बेईमान राजनेताओं, नौकरशाहों और उनके साथ गांठ से बड़े हुए व्यापारियों ने जो 400 लाख करोड़ जमा किया है। और केवल एक उदाहरण, इमरजेंसी में 1975 में जयपुर राजघराने से ट्रक सोना निकला। उसके बावजूद आज भी भारत में सोने का स्टॉक दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है 2014 में भी। कारण दुनिया का जो ये सब सोना आया, ये अंग्रेज डोंगियों पर लाद कर ले नहीं जा पाए, जहाज नहीं। 1760 के बाद तो जेम्स वाट को पहली बार वो केटल खदकते हुए दिखी थी। स्टीम इंजन और स्टीम इंजन का जहाज आने में तो 19वीं सेंचुरी में। तो जो दुनिया भर का सोना यहाँ आया, ये सोना आज के दिन भी हमारे मंदिरों में रखा हुआ है, हमारे राजाओं के द्वारा जमीन के भीतर के खजानों में रखा हुआ है, और हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में स्मॉल और मिडिल सेविंग्स के रूप में, ऑर्नामेंट्स के रूप में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड स्टॉक। तो पहली बार धनी देश था। क्यों? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर था। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर था, और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज और मैन्युफैक्चरर कमोडिटीज हम दुनिया भर को भेजते थे, बदले में सोना और चांदी आता था, और इसके कारण हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर थे। 1866 का एक एविडेंस मेरे सामने आया है, दक्षिण भारत में जो कि पठारी इलाका है, 60,000 बैलगाड़ियां एक साथ जा रही हैं। भारत के जो राजस्थानी समाज के लोग हैं, उन्होंने लक्की बंजारों का नाम सुना होगा। यानी एक बंजारे के पास कम से कम 1 लाख बैलगाड़ी, यानी 2 लाख बैल, यानी 1 लाख गाड़ीवान, और कम से कम 25-50 हजार स्टेपनी में एक आदमी, और ये सब सड़क पर चल रहे हैं। सड़क पर क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी में पहिया है। पूरे यूरोप में, पूरे जिसको रूस कहते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग घोड़े
पर हो रहा है, पहिया ट्रेनिंग में नहीं है। इसलिए 100 साल पहले तक पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में सड़क नहीं है। तो तीसरी बात जो मैंने कही, भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड लैंड रूट से और सी रूट से। एक हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर है। क्या दुनिया का कोई और महासागर किसी देश के नाम पर है? नहीं। अंटार्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, और इसी के साथ जिनको हिंद महासागर का नक्शा दिमाग में होगा उनको ध्यान होगा भारत एक ऐसा छोटा सा आकर हिंद महासागर में लगता है। पश्चिम में पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, मिडिल ईस्ट देश है, इधर साउथ ईस्ट देश है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बावजूद इसको हिंद महासागर कहते हैं। इसको हिंद महासागर कहते हैं क्योंकि भारत के जहाजी बेड़े, कोलंबस जिस जहाज पर गया था और वास्को डी गामा जिस जहाज पर भारत आया था, उससे कई गुना विशालकाय जहाज और जहाजों के बेड़े यानी बहुत सारे जहाज भारत की मर्केंटाइल्स को लेकर ऐसे घूमते थे जैसे मैं घर से यहाँ आई हूँ। इसलिए इसका नाम था हिंद महासागर। और इस विशाल मर्केंटाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए भारत के नौसेना, चतुरंगी सेनाएं, उसमें एक विंग है नौसेना, लगातार हिंद महासागर में मार्च कर रही है। इसलिए 50,000 साल से ज़्यादा तक के जो नक्शे मिले हैं उनमें इसको तो हिंद महासागर कहा ही गया है। पूरा जो यूरेशिया है, कोरिया ऊपर, इधर चीन, इंडोनेशिया को नाम ही इंड पर है। इस पूरे इलाके को तरह तरह से ग्रेटर इंडीज, कहीं महा इंडीज, अलग अलग नाम से इस पूरे इलाके को भारत कहा जाता है। ऐसे नक्शे यूरोप में अभी मिले 30 साल के पुरातात्विक खोज में। चौथी बात, भारत दुनिया, एक बात और बता दूं, 1860 में सूरत का एक व्यापारी विरजी वोरा ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल मर्केंडाइज को एक हुंडी से खरीदता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सामान आ रहा है मानसून के कारण साल में एक बार आ रहा है। 1860 में ये कहते हैं हम तो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड है और इनका जो टोटल मर्केंडाइज है हमारे एक बंदरगाह का एक व्यापारी एक हुंडी से खरीद रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड 1860, 66, 1914 तक कितना बड़ा है। इसके कारण हम दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स हैं। भारत में एक नहीं अनेक जगत सेठ हैं जिनकी हुंडियां अक्रॉस द ग्लोब पाई गई हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क हैं। कब तक? आज से 100 साल पहले तक। और जब इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य है तो उसकी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा सेनाएं भारत में हैं। इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में स्टैंडिंग आर्मी प्रथम विश्व युद्ध में नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस पर अटैक करता है, 24 घंटे 48 घंटे में इनको रौंद देता है, तो भारत से सेनाएं जाती हैं प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में। और भारत में स्टैंडिंग आर्मी कब से है? जब भरत जी रामचंद्र जी को मनाने चित्रकूट जाते हैं तो रामचंद्र जी जो बहुत से प्रश्न उनसे पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं सेना की व्यवस्था के बारे में। भीष्म पितामह जब सरसैया पर हैं, युधिष्ठिर को राजधर्म की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान दे रहे हैं, तो स्टैंडिंग आर्मी को कैसे मेंटेन करो ये बताते हैं। यानी कम से कम 5000 साल। और अगर रामायण का साक्ष्य हम लेते हैं
तो नासा ने राम सेतु का जो फोटो खींचा है स्पेस से, उसको बता रहा है 13 लाख, 16 लाख, 17 लाख साल में रामायण में चित्रकूट में रामचंद्र जी पूछते हैं सेना का रख रखाव कैसा है, वेतन तो समय से देते हो, और 1939 से 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, भारत से 25 लाख सेना गई है यूरोप में लड़ने के लिए। तो भारत की सब सेना नहीं गई है ना, कम से कम आधी तो यही है। तो यानी 1947 के पहले भारत में कम से कम 50 लाख सेना है और आज 14 लाख सेना। तो जो 3-4 बात बताया मैंने, दुनिया का रिचेस्ट, दुनिया का सबसे धनी देश, सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ा ट्रेडर, सबसे बड़ा बैंकर और सबसे बड़ा योद्धा समाज। अभी 2000 में जब अमेरिका में वो ट्विन टावर में एक जहाज गिर गया, वो धड़ से नीचे आया, तो अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास करने जब निकला तो भारत आया, रूस नहीं गया, जापान नहीं गया, चीन नहीं गया। एक और तक चीन पर 700 साल तक 13वीं शताब्दी से 1914 तक भारत वंशियों ने शासन किया है। ये हमारे नालायक राज्य ने क्या कभी हमको पढ़ाया है? 2014 में मांचू राजा जो है, उसके पहले जो मंगोल हैं और उसके भी पहले जो हुण हैं, ये सब भारतवंशी राजा हैं। अब अगर 100 साल पहले हम ये थे और दुनिया में 5-7 नाम के से तो हमारी सरकार हिलती डुलती रहती है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर, जापान, ये कहाँ थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले किसी ने अमेरिका या रूस का नाम सुना था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़े देर पहले अमेरिका जापान को रौंद रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान चीन को रौंद रहा था इस तरह कि उनकी जो राजधानी थी उसमें जापानियों ने जो उत्पात किया तो उसका नाम चीन ने और दुनिया ने कहा रेप ऑफ नानकिंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज से 70-80 साल पहले चीन अपने संपूर्ण इतिहास में एक भी युद्ध नहीं जीता है। अब ये तथ्य एक तरफ, अब कुछ 2-4 नए तथ्य। आप लोगों ने कभी कभार टीवी में, अखबार में पढ़ा होगा कि कभी अंकटाट कहता है, कभी वर्ल्ड बैंक कहता है, कभी IMF कहता है, कभी बराक ओबामा, कभी पुतिन और कभी G7 और G9 कहता है भारत और चीन महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। सुना होगा कभी कभार। जब बराक ओबामा ने पहली बार अपना प्रेसिडेंशियल ओथ लिया था तो भाषण दिया था अमेरिका को 2 फ्रेंड्स चाहिए। अमेरिका नीड्स 2 फ्रेंड्स, इजराइल एंड हिंदू इंडिया। इंडिया नहीं कहा है, हिंदू इंडिया कहा है। 2 फ्रेंड में रूस को नहीं ढूंढा है, चीन और जापान को नहीं ढूंढा है, फ्रांस और जर्मनी को नहीं ढूंढा है, भारत को ढूंढा है। जो भारत की जो जियो पॉलिटिकल पोजीशन है, भारत जहाँ है इधर है चीन, ऊपर है रूस कम्युनिस्ट ब्लॉक और इधर है इस्लामिक देश, अमेरिका के 2 बड़े शत्रु। इनसे अगर युद्ध करना है तो बीच में भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारे बिना वो इनसे निपट नहीं सकता है। ठीक। और इस देश की सरकार 1947 से क्या कह रही है? हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हम 7, 8, 9 पंचवर्षीय योजनाएं बनाए हैं। क्या करने? इस देश को डेवलपिंग कंट्री बनाने।
यानी राज्य की नीतियाँ क्या हैं? ये देश डेवलपिंग रहे, ये देश इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, G9 का फ्यूल एंड फॉर्डर रहे, उसके ग्रोथ इंजन का हम डीजल और पेट्रोल रहे। एक उदाहरण, ये जो 400 लाख करोड़ रुपया 1947 से 2014 तक, और ये विदेशी अनुमान है, तो विदेशी अनुमान है तो अंडर एस्टिमेट होगा। बड़े आराम से इसको हम 600 लाख करोड़ या 800 लाख करोड़ कह दे सकते हैं, लेकिन 400 लाख करोड़ मानिए। ये इस देश के 3 बदमाशों ने, रूट बेईमान राजनेता सब नहीं, रूट और बेईमान राजनेता, उनके पार्टनर ब्यूरोक्रेट्स और उनके पार्टनर नियो रिचेस, नव धनाढ्य, देश का ट्रेडिशनल धनाढ्य नहीं, ये जो रुपया ले जाके जमा किए, ये रुपया पैदा कहाँ हुआ? यही ना, इस खंडित भारत में ना, इस 2/3 भारत में ये धन पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि धरती वही है, जलवायु वही है, और 20 साल पहले 70s में अमेरिका ने एक DNA टेस्ट कराया था। उसमें और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो नहीं बता रही हूँ, केवल एक बता रही हूँ। हमारा DNA वही है जो लाख साल पहले के कंकाल का DNA है, और ऐसे भी 100 साल में जीन्स नहीं बदलते हैं। तो ये जो दुनिया का 50,000 या 17 लाख साल पुराना धनी देश है, बैंकर देश है, ट्रेडर देश है, इंटरप्रेन्योरशिप वाला देश है, उद्यमी देश है, इसके जीन्स वही हैं। इसलिए ये 400 लाख करोड़ यहाँ पैदा हुआ, और सब तो ये चुरा के नहीं ले गए। बहुत सा तो ब्लैक मनी के रूप में यही घूम रहा है, बहुत सा डेवलपमेंट में भी लगा हुआ है। तो जो गया है वो कौन सा पैसा है जिसको राजीव गांधी कह रहे हैं 100 रुपया खर्च किया, 85 दिल्ली रहा, 15 पैसा यहाँ आया, ये कहा था 25 साल पहले। और आज के दिन 95 वहाँ रहा, 5 रुपया यहाँ आया, 95 में से भी 30-35 रुपया ब्लैक मनी के रूप में, स्मॉल करप्शन के रूप में यही है जो 50-60 रुपया चुरा के इकट्ठा करके बाहर गया। ये धन भारत ने प्रोड्यूस किया। केवल 400 लाख करोड़ माने तो कितना होता है? अगर 100 रुपए की गड्डी बनाए और उसकी सीढ़ी बनाए तो चांद पर चले जाएंगे और लौट आएंगे। ये 400 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि दुनिया के सारे देशों के बेईमान नेता, अफसर और व्यापारी ने जितना धन जमा किया उसका दुगने से ज्यादा होता है। ये वो पैसा है जो यूरोप के बैंक के लॉकरों में नहीं रखा है। बैंक तो तुरंत उस पैसे को उधार देता है। अमेरिका का जो 1000 लाख करोड़ का कर्जा है वो किसका कर्जा है? इंग्लैंड पर जो कर्जा है, फ्रांस पर जो कर्जा है, वो हमारे धन का कर्जा है। ये धन वापस आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं अगर आपकी लोकसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, ये हमारी राष्ट्रीय संपदा है। 10 साल में तो नहीं पारित हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय संपदा को वापस चाहते हैं कि नहीं? गन्ना मूल्य का अगर भुगतान नहीं होता है, चीनी मिल कहता है पैसा नहीं है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। चीनी मिल जब बंद होती है तो कहता है टेक्नोलॉजी नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं है। क्यों नहीं है? पैसा नहीं है। सड़क नहीं बनती है, क्यों नहीं? पैसा नहीं है। हॉस्पिटल क्यों नहीं? पैसा नहीं है। IIT क्यों नहीं? पैसा नहीं है। डिफेंस क्यों नहीं? पैसा नहीं है। नालायकों, ये पैसा हमारा एक प्रस्ताव से वापस आ सकता है, और ये पैसा कितना है? अगर इसका एक मुट्ठी पैसा देश में वापस आ जाए, सब तो शायद ही आ पाएगा। 50 साल तक देश में टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो चीजों की कीमतें कहाँ जाएंगी? आधा
तिहाई चौथाई अलग अलग चीज़ों का जो टैक्स है, और टैक्स हमारे यहाँ मल्टीपल टैक्स है। टैक्स गया तो सबके पॉकेट में सेविंग बचा, सबके पॉकेट में उनकी उत्पादकता का सेविंग बचा, प्लस अगर हम ईमानदार, होशियार, साहसी 545 राजनेता अगर लोकसभा में भेजते हैं तो 2014 के बाद हमारी लक्ष्मी स्विस बैंक तो नहीं जाएगी। तो ये सारा पैसा अगर भारत में सर्कुलेट करने लगता है तो हमारा ग्रोथ रेट कितना होगा, मोटा मोटा बात करें तो हमारी समृद्धि कैसी होगी। और मैं तो कहती हूँ राजा का मायने ही है जो शोभा देता है, जो राजता है। हम अपने सब नेता को, सब ब्यूरोक्रेट को फिर से सोना का मुकुट पहना के बैठा दे और उनसे केवल एक बात कहे, बढ़िया से बढ़िया मकान लो, सहारा के सुब्रत राय जी का जैसा मकान है वैसा 545 मकान बनवा देते हैं, तुम चैन से रहो। ये तो इतने टुकड़े सोने में हो जाएगा ना। अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दक्षिण भारत के एक मंदिर का 5 खजाना खुला था, 6वां नहीं खुला था। उस सोने की तस्वीर आपने देखी थी, वो सोना केवल 200 साल में एक राज परिवार ने इकट्ठा करके रखा, जबकि उत्तर भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो जो हमारे 10,000 20,000 साल पुराने मंदिर हैं, देवस्थान हैं, उनके खजानों में कितना सोना होगा। ये 550 5,000 राजाओं को हम कितना घर बनवा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन हम इनसे एक अपेक्षा रखें कि तुमको ये हम कानून देते, लाइट हार्टेड बात कर रही हूँ, बट वी वॉन्ट गुड गवर्नेंस, वी वॉन्ट एफिशिएंट एंड सेंसिबल गवर्नेंस, वी डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ स्टुपिडिटी। रेल का ड्राइवर बेवकूफ हो, गधा हो या रेल चलाना जानता नहीं हो तो ट्रेन में हमें से को आदमी बैठेगा। लेकिन 1947 से 2014 तक जो देश का गवर्नेंस कर रहा है, गवर्नेंस मायने क्या, हम सब जो परम पुरुषार्थी लोग हैं, इनको हमारे पुरुषार्थ को प्रकट करने में जो बाधा आती है, जी भैया जब कोटवा से आए थे ताऊ जी, तब से आज तक ग्रोथ रेट क्या है, तो सरकार का काम क्या है, इस ग्रोथ रेट में हम जब अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं तो हमारे लिए जो बाधा आती है, बाधा को तुम हटाओ, हमारे मार्ग को तुम प्रशस्त करो। राजदंड का मायने क्या है, कंटक शोधन। और कंटक शोधन कैसे होगा, धर्म दंड के अधीन। और इन नालायकों ने इमरजेंसी में जब पार्लियामेंट सस्पेंडेड था तो प्रियम्बल में संशोधन करके रात के अंधेरे की चोरी में कहा ये सेकुलर राज्य है। अरे 1947 के बाद सेकुलरिज्म पर बहस होकर रिजेक्ट कर दिया गया था और फिर उसका अनुवाद देश भर में हमारे सारे मूर्ख मीडिया चला रहे हैं। धर्म निरपेक्ष, ठीक है तुम धर्म से निरपेक्ष हो, पाप से तो सापेक्ष हो, अधर्म से तो सापेक्ष हो, अन्याय से तो सापेक्ष हो, बेईमानी से, लुच्चेपन से, चरित्रहीनता से तुम सापेक्ष हो। क्या हमको ऐसा राजतंत्र चाहिए या हमको एक ऐसा राजतंत्र चाहिए जो हम जो सब भारत के नागरिक अपने प्रचंड पुरुषार्थ से जो पराक्रम सिद्ध करते हैं उसके मार्ग के बाधा हटाओ। इस इतने बड़े हॉल में पडरौना की स्त्रियां नहीं है, क्यों नहीं है? एक पिछले 100-125 साल में एक देश में जो लॉलेसनेस आई थी, कई कारण है उससे मैं नहीं बताऊंगी, तो एक हुआ कि बहनों की, बेटियों की, माओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उनकी क्रियाशीलता घर तक रहे, इसीलिए तो नहीं निकलती है।
या इसलिए नहीं निकलती है कि उनमें बुद्धि नहीं है या उनको राजकाज में या राष्ट्र में रुचि नहीं है, एक अभ्यास पड़ गया। तो राज्य का काम क्या है? हमारे सभी लोग 100% क्रियाशील हो, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही हो। ये हमारे डॉक्टरों को हॉस्टल में घुस के पीटेंगे, ठीक है, ये कहेंगे कि आपकी आंख रक्षा आप मत करो, आपकी रक्षा हम करेंगे। और 125 करोड़ के देश में कुल कितने सिपाही हैं, पुलिस बल कितना है, उस पुलिस बल के पास क्या हथियार है? बंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे सिपाहियों के पास क्या हथियार था, और आतंकवादी यानी हमारे पराक्रम को प्रकट करने के मार्ग में जो कंटक थे उनके पास क्या हथियार था? अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीन तरफ से हमारी सीमाओं को घेरता है तो क्या देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गति सही रह पाएगी? तो क्या हमें एक ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो हमको राजदंड को धारण करे, यानी हमको लॉ एंड ऑर्डर दे, हमको एक्सटर्नल डिफेंस दे। दुनिया का जो सबसे बड़ा योद्धा समाज था और है, अभी मैंने 150 साल पहले का मराठा ब्रिटिश इनकाउंटर का मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ा। वो कहता है भारत के हर किसान के घर का एक बेटा सिपाही है, एक बेटा किसान है, एक बेटा ट्रेडर है। गीता जी क्या कहती है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये वैश्य धर्म है, यही कहती है ना गीता जी। तो एक बेटा क्षत्रिय है, एक बेटा व्यापारी है, वाणिज्य में है, एक बेटा विद्या का कार्य कर रहा है, समाज का कार्य कर रहा है। और उस देश में संसद पर ये चले आते हैं और कुछ नहीं। अभी आपने पढ़ा होगा भारत के प्रधानमंत्री के हथियारों से मिलने कौन गई? प्रधानमंत्री की पत्नी, प्रधानमंत्री की बेटी, राजीव गांधी की बेटी और राजीव गांधी की पत्नी पति हंताओं से मिलने गए। और जो 25 साल में भारत के प्रधानमंत्री या अपने पति और अपने पिता को न्याय नहीं दिला सके, वो हमको न्याय देंगे? तो ये जो समस्या है जिसकी चर्चा हुई कि भाई करप्शन है, रॉन्ग टैक्सेशन है, अगर मुझे आप समय दें तो मैं 10 मिनट और लेना चाहता हूँ। मैंने कहा 100 साल पहले हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र थे। बहुत बड़ा झूठ देश में फैलाया गया है कि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। 1858 का की विक्टोरिया का अगर डिक्लेरेशन आप पढ़े तो वो कहती है कि हम भारत देश में गुड गवर्नेंस यहाँ के लोगों की इच्छाओं के अनुसार करेंगे। हम भारत के राजा हैं, मालिक हैं, ये कहने की हिम्मत 1860 में नहीं है। 1857 में जो गदर हुआ वो लगातार चल रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पूरी धारा चल रही है। इसको दबाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना AOU कर रहे थे। सबकी जानकारी है। ये अंग्रेजों को समझ में आ रहा है कि हम कई दिन यहाँ पर सुशासन के नाम पर लूट कर पाएंगे, ये नहीं पता। और इसी बीच में 1870-80 में बिस्मार्क जर्मनी का यूनिफिकेशन कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि जर्मन मूल लोग हैं, भारतवंशी हैं, इसीलिए जर्मन लोग अपने को आर्य कहते हैं और उनके यहाँ स्वस्तिक का निशान है, तो आप लोग को आश्चर्य होगा। लेकिन फिर भी जर्मनी खड़ा होके यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस को पीट रहा है। तब इनकी समझ में आ रहा है कि हमको निकलकर भागना पड़ेगा। कब? 19वीं शताब्दी में ही
1857 गदर, 1860 में विक्टोरिया का डिक्लेरेशन, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1885 में ही बिस्मार्क के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के नाम में नके। तो इनको जीवन में पहली बार खाने पहनने को मिला था। चीनी, कॉफी, चाय, केला, खीरा, टोबैको, सिगरेट, जितनी भी चीजें हम लोग कहते हैं ठंडे मुल्क वालों का है, इसको तो वहां नहीं पैदा होता है। ये सब तो ट्रॉपिकल कंट्री का प्रोडक्ट है ना। 20वीं शताब्दी के शुरू तक ये अपने पैखाने को धो नहीं पा रहे हैं। कारण टैप वाटर, रनिंग वाटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्लाइमेट है उसमें पानी पाइप में जम जाएगा और कपड़ा थोड़ा सा है। आप लोग को ध्यान होगा, जो लोग सूट पहनते हैं कॉलर बाहर रहता है और स्वेटर के या कोट के नीचे शर्ट का कफ बाहर रहता है। ये फैशन इसलिए हुआ था कि भारत से जो कपड़ा जाता था वो थोड़े से लोग इस्तेमाल कर पाते थे। तो जाड़ा का दिन था, गर्म कपड़ा पहनना पड़ता था, तो बताते थे देखो हम सूती कपड़ा पहने हैं। पैखाना पोंछने के लिए कपड़ा उपलब्ध नहीं था और टिश्यू पेपर तो लेट 20वीं सेंचुरी में आया है और आम आदमियों को तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिला है। तो ये खड़े खड़े टट्टी करते थे, टट्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी। भोजन की, इस पर किसी दिन अगर आप लोग की रुचि होगी बात करूंगी, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जानवरों को काट के बोलते हैं ना ब्लड रेड सूप, या किसी भी चीज का लाल रंग बताते हैं तो कहते हैं ब्लड रेड। तो जहाँ कत्ल खाने में जानवर काटा जा रहा है वहाँ के जो दीप भैया होंगे, जो डॉक्टर साहब होंगे, वो गिलास ले लेके वहाँ जाते थे और काटते ही गर्म खून आया और ये उनका था नरिशमेंट। तो 1905-10 में ये विचार हुआ दुनिया में कि अगर भारत ऐसे ही रह गया तो हमको निकाल के बाहर फेंक देगा और हम पुनः अपने डार्क एज में चले जाएंगे। तब से एक षड्यंत्र शुरू हुआ भारत के विभाजन का। मुस्लिम लीग नाम की कोई चीज इस देश में नहीं थी। 1920वीं शताब्दी में मुस्लिम लीग बना है, मुझे सन नहीं याद है। देश के विभाजन का, विभाजन क्यों जरूरी था? आर्थिक जो आपका सामर्थ्य है इसको टुकड़े टुकड़े में खंडित कर देना, और एक प्रयास तो ये भी था कि 550 टुकड़े में बढ़ जाए। तो एक प्रयास हुआ 19वीं शताब्दी में ही यूरोप को समझ में था कि भारत इकोनॉमिक जायंट है, इकोनॉमिक जायंट था और इकोनॉमिक जायंट रहेगा। तो एक उपाय खंडन, दूसरा उपाय भारत की महाबली नरसिम्हों के देश को समझाओ कि तुम कुछ खरगोश वर्गोश हो, दे दी हमें आजादी बिना ढाल बिना तलवार। अरे जितना तलवार और बंदूक भारत में चला है उतना कहाँ चला है? तो दूसरा उपाय किया, गलत तरीके से हमको समझाना कि हम योद्धा समाज नहीं हैं। और इसका उदाहरण सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए जर्मनी, जर्मनी से आए जापान, जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई 1943 में आजाद भारत कर दिया गया। उसका अपना झंडा था, सिक्का था, डाक टिकट था और वो सेना लेकर वापस आ रहे थे कि सैनिक पैराशूट से उतरेंगे और सारे अंग्रेजों का कत्लेआम। तब जवाहरलाल नेहरू के साथ गांधी जी की अगुवाई में अंग्रेजों का पैक्ट हुआ। क्या पैक्ट हुआ? ट्रांसफर ऑफ पावर। जो देश 1943 में आजाद घोषित हो गया, दुनिया के देशों ने जिसको मान्यता दे दी, उसका आजादी 4 साल बाद 1947 का 15 अगस्त मनाया जाता है, जो वस्तुतः ट्रांसफर ऑफ पावर डे है। और ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या कहा गया? कई चीज थी। एक था भारत कॉमनवेल्थ होगा। कॉमनवेल्थ गेम याद है? किसका कॉमनवेल्थ होगा? उस इतने से बौने से
गौनी सी रानी का ये विराट भारत कॉमनवेल्थ होगा। अतः भारत का समस्त इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज रेट इस तरह भारत सरकार बनाएगी जो इंग्लैंड के और अब आ गया है G9 के हित में होगा। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट अब छप कर आ गए हैं, लेकिन इस नालायक सरकार ने नहीं छापा, इंग्लैंड ने छापा। स्वामी जी महाराज ने मंगवाया, हम लोगों को 15 अगस्त को दिया था। जमीन से लेकर इतना ऊंचा ये वॉल्यूम, अभी 10 वॉल्यूम आया है, 6 वॉल्यूम था, 6 वॉल्यूम और आएगा। उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने और बलकर जी ने पढ़ा तो ये पता चला। अब सवाल होता है, अगर ये बात देश को पता चल जाए तो नेहरू और नेहरू खानदान दिल्ली में रह पाएगा? संभव नहीं है। अगर नेहरू खानदान को दिल्ली में रहना है तो उसको अमेरिका का, इंग्लैंड का, रूस का सपोर्ट चाहिए कि नहीं? चीन का सपोर्ट चाहिए कि नहीं? सपोर्ट फोकट में मिलेगा। सपोर्ट की कीमत है देश के धन को ले जाकर वहां जमा करो, तभी तो उनकी फंडिंग होगी। तो देश का धन आप तो सीधे सीधे दे दीजिएगा। तो क्या करते हैं? ये भारत सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी है। किसी के भीतर गुस्सा ही नहीं है, भला क्या है? ये भारत सरकार का राजकोषीय घाटा है। कुछ होगा, एक्साइज ड्यूटी इतनी, इनकम टैक्स इतना, वेल्थ टैक्स इतना, सेल्स टैक्स इतना होगा। भाई सब दे रहे हैं, हम भी दे दो। यानी केवल कागज और कलम के हेरा फेरी से हमारे मेहनत की कमाई यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से यूरोप, करप्शन होगा कि नहीं होगा? जब तक आपके पास एक केवल ईमानदार राजनेता नहीं, अकलमंद राजनेता, अरे ईमानदार होगा तो क्या करेगा? खुद नहीं खाएगा। कानून कैसे बदले जाएंगे? और ये कानून यहाँ के सेमिनार में तो नहीं बदले जाएंगे, ये कानून तो बदले जाएंगे लोकसभा में। और लोकसभा में मोदी जी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, अगर प्रचंड बहुमत नहीं है तो क्या कानून बदल दिया जाएगा? आज जो उत्पात हो रहा है दिल्ली में, आप वाले जो पथराव कर रहे हैं, ये क्या है? मोदी जी ने कांग्रेस को पीट दिया, कांग्रेस के समर्थक दलों को पीट दिया। तो अमेरिका की फॉरेन फंडिंग से जो देशद्रोही भी मैं कहना चाहूंगी, संस्कृत का शब्द अगर प्रयोग करूं, जिनको देश से प्रेम नहीं है, देश से भक्ति नहीं है, देश से जिनको द्रोह है, ऐसे लोग ये बात खड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी तो आ ही जाएंगे, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से ना आए कि लोकसभा एक कानून पास कर दे। विदेशों में रखा धन भारत का राष्ट्रीय धन है, 400 लाख करोड़ आ गया। भारत की लोकसभा दूसरा कानून पास कर दे, ये सारा पुलिस और जुडिशरी सिस्टम क्लोज। नए जो दुनिया भर के पुलिस रिफॉर्म है, जुडिशरी आयोग बने हैं, इनको लागू कर दे लोकसभा के प्रस्ताव से, तो विधायक जी को, सांसद जी को, दरोगा को थप्पड़ी लगाना पड़ेगा। शासन हमारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए होगा कि हमारे गले में पत्थर डालने के लिए होगा? प्रशासन इस समय ऑब्स्टिकल रेस का काम करता है। गाड़ी अगर चलती है तो स्पीड ब्रेकर लगाता है, यही कर रहा है प्रशासन। तीसरा, अगर भारत सरकार तय कर ले कि हमारी सेनाएं 13 लाख की जगह 3 साल में 30 लाख होंगी और अगले 5 साल में 50 लाख होंगी, चीन इस तरफ देखेगा? अमेरिका क्या दुनिया का सुपर पावर रह सकता है अगर वो दुनिया का सुपर मिलिट्री पावर न हो? चीन क्या भारत में इकोनॉमिक डंपिंग कर सकता है अगर चीन अरुणाचल में और सब जगह आग न दिखाए? एक रिपोर्ट है कि 2020 में थी रिपोर्ट, भारत और चीन का युद्ध होगा। अभी 3 महीने पहले रिपोर्ट आई है
युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मोदी पीएम पद के प्रत्याशी है, अभी पीएम बने नहीं है। मोदी जी अभी 3 दिन पहले जाके अरुणाचल बोले केवल एक वाक्य, चीन तुम विस्तारवादी हो, और चीन का जवाब आया नहीं जी हम विस्तारवादी नहीं है। तो अगर लोकसभा में तीसरी बात, पहली बात राष्ट्रीय संपदा, दूसरी बात पुलिस सुधार और जुडिशरी सुधार, तीसरा डिफेंस, चौथा देश का टैक्स स्ट्रक्चर। अभी अगर पुराना धन आ गया तो टैक्स खत्म हो जाएगा, या टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने, इस पर आज बात नहीं करूंगी। अभी मुझे बहुत सी सभाएं करनी है, तब मैं 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करूंगी। भारत के आम आदमी को जो चोर बना दिया गया है, और इस चोरी को ठीक करने के लिए जितना पैसा एडमिनिस्ट्रेशन पर लगता है, ये एक प्रस्ताव से खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सब काम बिना लोकसभा में सही सरकार के संभव है? और अगर लोकसभा में सही सरकार आ जाए तो यहाँ लिखी हुई सभी समस्याएं 10 मिनट में निपटेगी कि नहीं? 5 साल नहीं, 10 मिनट में। इस इलाके की समस्या क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का दाम नहीं। स्वामी जी ने, मोदी जी, राजनाथ जी, अरुण जेटली से प्रतिज्ञा करवाया है कृषि मूल्य योजना आयोग का गठन, कृषि मूल्य का निर्धारण, दाम मिलने लग जाएगा। हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कच्चे माल के रूप में बिक रहा है, इसकी लोकल लेवल पर प्रोसेसिंग, केवल लोकल लेवल पर प्रोसेसिंग अगर शुरू कर दें, कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कितना बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। तो ये जो अगर गुजरात को गुजरात बनने में 10 साल लगा, तो हमारे इलाके को तो इलाका बनने में 2 साल लगेगा। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, एक पूंजी और एक हमारे रास्ते से स्पीड ब्रेकर्स हटाना। तो ये जो था कि हम समाधान दें, और तीसरी बात, हम स्वयं यदि चरित्रवान नहीं हैं, हम सब जो यहाँ बैठे हैं इस इलाके के वासी हैं, अगर हम चरित्रवान नहीं हैं, अगर हमें लंपटता है, हमें व्यभिचारिता है, हमारे में मद्यपान का आदत है, हमारे में दूसरे का धन मारने का आदत है, तो गुड गवर्नेंस के बावजूद आधी समस्या तो पड़ी रहेगी। और अगर हम अपने जीवन में श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल्यों को लाते हैं तो भला हमारा होगा कि किसी और का? भला केवल हमारा होगा। तो उसमें एक बात थी कि हम एक तेजस्वी पुरुषार्थी जीवन जिए, और इसमें हमारा कोई हानि नहीं है, केवल लाभ है। मैं राज चेतना में आए हुए सभी भाइयों को मैं धन्यवाद, हार्दिक नमन बंदर करता हूं। मैं माननीय विद्वान महोदय से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि संसद में जो भयावह कांड हुआ था सभी लोग को ज्ञात होगा। कारगिल में जो युद्ध हुआ था आज सभी लोग को ज्ञात होगा। जिस प्रस्ताव, जिस नियम कानून की हम बात कर रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं। जितने भी राजनेता हैं सब एक सिक्के के एक ही पहलू है। मैं माननीय विद्वान महोदय से पूछना चाहता हूं, जो कारगिल में युद्ध हुआ था किसका शासनकाल था? जो संसद में युद्ध हुआ था किसका शासनकाल था? और जो ब्लैक मनी की ले आने की बात की जा रही है, प्रस्ताव किया जा रही है, उस समय शासनकाल में ये बात क्यों नहीं उठाई गई? आज हमारे सामने 2 पार्टियां हैं, सभी को ज्ञात है। 2014 का चुनाव हम लोग सभी लोग एक दूसरे के प्रति आगे सड़क पर आगे, जब तक जन जन की भावनाओं, जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, सच्चाई क्या है
बुराई क्या है, तब तक हम किसी प्रकार का नियम कानून आंदोलन नहीं बना सकते। माननीय विद्वान महोदय हमारे बात के जवाब से वो शासन काल क्या था जो सरणी शासन काल माननीय अटल जी का था, आप बताएं। कारगिल जब हुआ और संसद पर आक्रमण हुआ तो संसद पर आक्रमण के आगे पहले दोनों समय अटल जी की सरकार थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जुडिशरी सिस्टम था उसको बाईपास करके संसद के हमलावरों के साथ कुछ किया जा सकता था? कारगिल जो हुआ तो उसमें पाकिस्तान को मुंह को जवाब दिया। जो ब्लैक मनी को नारी वाली बात है, ये बात इस 21वीं सदी में शुरू हुआ जब अमेरिका पर ट्विन टावर वाला हमला हुआ। तब अमेरिका जब सक्रियता में आया तो ये पता चला कि ये जो स्विस बैंकों का या इस तरह के बैंकों का जो धन है इससे टेररिज्म का फंडिंग होता है। तब उसने स्विट्जरलैंड और 3-4 देशों को दबाव बनाकर बैंकिंग सीक्रेसी लॉ को बदलवाया और सीक्रेसी लॉ को बदलवाने के बाद सबसे पहले अमेरिका अपना पैसा ले लिया और उसके बाद 5-6 सरकारें और ले ली। तो ये सारा मामला अभी पीछे हेलो, मैं क्या कहता हूँ, एक मिनट बात मत मेरी बात आप बोल, तुम्हें अपनी बात अपने मेरे बात तो क्या उस समय मेरी सेना क्यों नीचे गई और भेड़िया क्या ये हमारा नीति है? भेड़िया ने बताया था उस समय की बात। एक चीज अरे हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रसन्नता की बात है। दो चीजें होती हैं, गवर्नेंस की जो सूचना है, आप प्रश्न नहीं खाली प्रश्न कर रहे हो, उत्तर दे रही हूँ आपको सबके विरोध के बावजूद। गवर्नेंस की जो जानकारियां पब्लिक डोमेन में आती हैं वो कंस्ट्रक्टेड जानकारियां होती हैं। गवर्नेंस की जो जानकारियां पब्लिक डोमेन में यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आती है वो हरदम कंस्ट्रक्टेड होती है, रियल नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टेड ओपिनियन के आधार पर पब्लिक डोमेन में माहौल बनाया जाता है, तथ्य नहीं दिए जाते। आप व्यापार में वही खाते में क्या करेंगे ये आप और 2 आदमी को पता होगा, पब्लिक डोमेन का तथ्य नहीं है। तो वॉर रूम स्ट्रेटेजी जो होती है और जो डिफेंस के जो मामले होते हैं ये पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं होती। ये प्रसन्नता की बात है। दोस्ती ने लोगों को उत्तेजित कर दिया। कई ऐसे लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं कि मुझको भी बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन मंच की मजबूरी है, समय अधिक हो गया है। ऐसी विकट परिस्थिति में हर किसी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं समाप्त के लिए माननीय डॉक्टर सीके त्रिपाठी से निवेदन करूँगा कि वे अध्यक्ष होने के नाते सबको आशीर्वाद दें। माननीय सीके त्रिपाठी। देखिए, हेलो, दर्शकगण जो जाना चाहें जा सकते हैं। यहाँ अध्यक्ष जी खड़े हो गए हैं, उनका आवाज दो।
उनके परमिशन से उनका मैं 2 मिनट समय लेकर के बोल रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं कहना है। ये नहीं है कि रामदेव के ही पार्टी के लोग आए होंगे, कई पार्टी के लोग आए होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो आए होंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कुसुम केलिया जी को। मैंने इनको नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब मैं 70 में आया तो ये BA पास कर चुकी थी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉप की थी शायद। अभी हमको नहीं मालूम कि ये साइंस से थी कि आर्ट साइड से, लेकिन अंदाज लग रहा है कि आर्ट साइड से एजुकेशन, इकोनॉमिक्स या अन्य विषय नहीं हुई। यह बड़ी त्रासदी हम लोगों की है कि ये अब तक कहाँ थी, जहाँ जहाँ थी ये तो हमको पता था, लेकिन बहुत थोड़ा ये देर से आई हैं। आपके पहले रामदेव जी आए थे शायद 2 साल या 3 साल पहले, और जिस तरह का माहौल पडरौना में बना था, आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का वो माहौल नहीं बना था। 11-12 बजे रात से ही लोग अपना दरी बिछा करके जगह जो है रिजर्व कर लिए थे। तो रामदेव जी तो 3 साल पहले से अभियान चला रहे हैं। आप रामदेव जी की संदेश वाहिका एक तरफ से बन करके हम लोगों के बीच उपस्थित महसूस हो रही हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत फख्र की बात है कि जो आपका ये 25-30 साल का पीरियड था, 40 साल का पीरियड था, 40 साल भगवान